नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम भारतीय न्यायपालिका की सबसे ऊंची संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक अनुभवी शिक्षक के तौर पर मैं आपको एक एक स्लाइड के माध्यम से इसके हर पहलू को समझाऊंगा। भारत की न्यायिक प्रणाली। भारत में हमने फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघात्मक व्यवस्था अपनाई है, लेकिन न्यायपालिका के मामले में अमेरिका जैसा दोहरा सिस्टम, डुअल सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी एकल न्यायपालिका है। न्यायपालिका की संरचना। हमारी न्यायपालिका एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों के हाई कोर्ट्स और सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं जो हाई कोर्ट के कंट्रोल में काम करते हैं। अधिकरण और आयोग, ट्राइब्यूनल्स एंड कमीशंस। न्यायालयों के अलावा विवादों को सुलझाने के लिए देश में कई ट्राइब्यूनल्स और कमीशंस बनाए गए हैं। हालांकि ये पारंपरिक कोर्ट की तरह नहीं होते, लेकिन इनका काम भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए विवादों का निपटारा करना ही होता है। उच्चतम न्यायालय का इतिहास। भारत के गणतंत्र बनने के ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। इससे पहले 1937 से 1950 तक ये संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में काम करता था। 1958 में ये अपनी वर्तमान बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल 124। संविधान के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। शुरुआत में यानी मूल संविधान में कुल 8 न्यायाधीश थे, एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अन्य। संसद को यह अधिकार है कि वो समय समय पर इनकी संख्या बदल सके। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। संसद ने समय समय पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर जजों की संख्या बढ़ाई है। जैसे 1950 में कुल 8 थे, जो 2009 में 31 यानी 1 प्लस 30 हुए, और वर्तमान में 2019 से ये संख्या 1 प्लस 33 यानी कुल 34 है। न्यायाधीशों की योग्यता, क्वालिफिकेशंस। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहे हों, या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत यानी एडवोकेट की हो, या राष्ट्रपति की नजर में एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट यानी विधिवेत्ता हो। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 126 के तहत किसी अन्य जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जजेस। अगर कोर्ट में कार्यवाही चलाने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति पूरा न हो तो आर्टिकल 127 के तहत एड हॉक यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ये प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किसी रिटायर्ड जज को भी काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। उन्हें वेतन भत्ते तो मिलते हैं, पर उन्हें औपचारिक रूप से कोर्ट का जज नहीं माना जाता। NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। सरकार ने 2014 में 99 संविधान संशोधन के जरिए जजों की नियुक्ति के लिए NJAC बनाने की कोशिश की थी। इसमें 6 सदस्य होने थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 मशहूर हस्तियां शामिल होती। 99 संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था कि इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इसका प्रथम सदस्य और अध्यक्ष होगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इसके सदस्य होंगे। चौथे सदस्य के रूप में भारत का कानून और न्याय मंत्री शामिल होंगे। शेष 2 सदस्यों के तौर पर 2 प्रख्यात कानून विदों को शामिल किया जाएगा। इन 2 प्रख्यात कानून विदों को चयन करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, करत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। अगर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को नेता विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं होगा तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाएगा। कार्यकाल और पद से हटाना। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। वे राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं या संसद द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित होने पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, वे सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में वकालत यानी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, किंतु उसे राज्यपाल या राजदूत जैसे सम्मानजनक पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
सर्वोच्च की स्वतंत्रता। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता निम्न प्रकार से सुनिश्चित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्थित आवेदन पर ही साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, छुट्टी एवं पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा उनमें उनकी पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय तथा न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः संसद द्वारा उन पर मतदान नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल में कोई बहस नहीं की जा सकती, बशर्ते उन्हें उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के क्रम में राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के समय। संविधान द्वारा ये अधिनियमित किया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत यानी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। स्वतंत्रता और प्रतिबंध। कोर्ट की आजादी बनाए रखने के लिए जजों के वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद जज भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन भाग 1। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 है, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद सीधे यहीं सुलझाए जाएंगे। इसके अलावा ये संविधान का अंतिम व्याख्याता भी है। क्षेत्राधिकार भाग 2 अपीलीय और परामर्श। ये देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, चाहे संवैधानिक मामले हो आर्टिकल 132, सिविल हो आर्टिकल 133 या आपराधिक आर्टिकल 134। अंतिम अपील यही होती है। साथ ही आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं। अन्य शक्तियां और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होते हैं। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के तहत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, यूएसए। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसका सही जवाब होगा डी, मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का किस मामले में प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब होगा सी, केशवानंद भारती केस।